जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों का जो होने वाला है और 1 महीने के बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चलता रहे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल आज का कह रहा है आपसे कि यदि किसी अवतल दर्पण की फ़ोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनकर आएगा। तो राइट आंसर एफ बराबर आर बाई टू। प्रकाश के परिवर्तन परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि वाहनों के पश्च दृश्य में दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो पश्च दृश्य में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, किसका बना होता है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बना होता है, सीधा। यदि एफ बराबर एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है, आर बाई टू। आर निकालोगे तो एफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो गया। बात समझ आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल। ठीक है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। डायोप्टर मात्रक है किसका, आपको बतानी है। जो डायोप्टर होता है वो किसका मात्रक होता है। तो ये लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि फोकस फोकस क्षमता कितना दिया, 2D। ठीक है, फोकस क्षमता किसको बोलते हैं, पी को। तो पी आपका है 2D। ठीक है, और एफ बराबर होता है 1/p। पी का मान कितना है, 1/2। पी का मान 2 रखेंगे और 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, एक का आधा, 1/2 का मतलब कितना, आधा। आधा है तो ये आपका क्या होता है पता है, ये आपका होता है मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए। तो जैसे ही आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन डी में आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं आइरिश। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसको ध्यान से देखना है और आपको पहचाननी है कि इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यानी कि आपको पहचाननी है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही संतुलित है, बाकी संतुलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ये आपको पहचाननी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, PbO और CO। तो PbO जो है क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और CO अपचयित हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधिता जो होती है वो उपचयन के कारण होती है। चूने से सफ़ेदी करते समय चूने के पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे जो अभिक्रिया हो जाएगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। कौन प्राकृतिक सूचक होगा वो आपको बतानी है। तो लिटमस, लिटमस क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा। तो कौन से पदार्थ को डालने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, C6H12O6। क्योंकि ये अम्ल नहीं है इसीलिए, बाकी सब देखिए अम्ल है। ठीक है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है। तो कौन से लवण में होता है भाई, CuSO4 और 5H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछता है। तो NaSCO3।
नेक्स्ट है आपका जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि क्यों नहीं करता भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। पदार्थ एबीसीडी का पीएच मान आपको दे देगा, बोलेगा अम्ल कौन है, तो जो 7 से कम होगा, 7 से कम है 2, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, तो ए आंसर हो जाएगा। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे ये पहचाननी है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है, वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जैव प्रक्रम में होता है, किसमें होता है? तो उत्सर्जन में होगा, क्योंकि हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक है आपसे, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक टूटेगा तो प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर है जल। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है आपका प्राणी संभोजी पोषण, ऑप्शन नंबर डी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए। तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन। श्वसन प्रक्रिया में पैरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडन कहाँ होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होगा? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर है, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक होता है? तो कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होगी? तो ऑप्शन सी, जनन। दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? अब इस फोटो को देखना है, फोटो को देख करके आंसर करना है। तो ये हो जाएगा आपका पुनरुद्ध भवन को दर्शाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, परागण। भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा से। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर। निम्नलिखित में से समाप्य ऊर्जा कौन सा है जो समाप्त हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परागकण होते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल होगा कि भैया सब्जेक्टिव कहाँ हो रहा है? तो सब्जेक्टिव आप लोगों का जो है मिल जाएगा आपके व्हाट्सअप चैनल पे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जिन जिन का भी व्हाट्सअप होगा ना, वो आराम से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करके रखिए थे, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलता है। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन को भेजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप एंड व्हाट्सअप चैनल दोनों को ज्वाइन करके रखिए। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।